हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज हम चैप्टर एटम का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बोर मॉडल की लिमिटेशन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर की बात करूँ तो थॉमसन मॉडल, आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर मॉडल, उसकी क्या पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, रेडियस निकाली एटम की, शेल की, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, आफ्टर दैट एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर, एनर्जी लेवल डायग्राम्स के ऊपर अपन ने बात करी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके लिमिटेशन के ऊपर। और लिमिटेशन आगे इस वीडियो को करने से पहले थोड़ी सी आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि आपने बोहर मॉडल को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद जो स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और ऐसे ही सदा सपोर्ट करते रहिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल की। तो इतना सारा करने के बाद, बोर मॉडल के बारे में जानने के बाद, सीखने के बाद क्या पता चला, ठीक है, कि बोहर जो मॉडल है ये वैलिड है ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये क्या है, वैलिड है। ये किसी और के लिए वैलिड ही नहीं है मेरे भाई। क्या बात करते हो पांडे जी आप? देखो कैसे इन्होंने बोला कि ये वैलिड है ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है ये। मतलब जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ये मॉडल जो है ये वैलिड ही नहीं है। देखिए अगर मैंने लिखा है ना हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का मतलब क्या कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और इसके अराउंड क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दूं तो हीलियम के पास क्या बन जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तब जाके ये जो मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल ये वैलिड हो पाएगा। ऐसे लिथियम के पास, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो फर्स्ट शेल में। अगर ये वाला भी मैं निकाल दूं, ये वाला भी निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, लिथियम प्लस प्लस आयन बन जाएगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तभी ये लो क्या हो जाएगा, वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। देखिए अगर एक से ज्यादा होते तो क्या होता, देखो मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में आप बोलते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है Ze, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आप बोलते हैं KQ1Q2/r² है, KQ1/Q2/r² है। भाई वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तो आप भूल ही गए, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो इसको रिपेल कर रहे हैं। तो नेट फोर्स को ये थोड़ी ना होगी, मान लो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है 10 न्यूटन की, और ये भाई इसको 2 न्यूटन से ये रिपेल कर रहा है, 2 न्यूटन से ये रिपेल कर रहा है, तो नेट फोर्स कोई 10 न्यूटन थोड़ी ना होगी। आई बात समझ में? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो नेट फोर्स जो बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग निकलती है वो इतनी है। लेकिन भाई इन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहे हैं। आई बात समझ में? और रिपेल करेंगे तो नेट फोर्स इतनी नहीं होगी। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, है ना, उसकी थ्योरी यहां भी गलत प्रूव होगी। ये थ्योरी वैलिड थी ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन या हीलियम प्लस बन गया Li++। अगर मैं मान लो सोडियम के लिए भी इसकी थ्योरी अप्लाई करने जाऊं तो मुझे सोडियम के अंदर, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे उसके 10 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और जब उसके पास क्या निकल रह जाएगा, ओनली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। आई बात समझ में?
10 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने पड़ेंगे उसके, जब उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तब जाके इसकी थ्योरी क्या हो पाएगी, वैलिड हो पाएगी, अदरवाइज वैलिड ही नहीं है। समझ रहे हो क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का जो फिनोमेना दिया ये ओनली फॉर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेके इसने फोर्स बताई है, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को उसने इग्नोर किया है, तो ये लो वहां पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया है, अब देखो इसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड ही नहीं है। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये जो इसका मॉडल है एटॉमिक मॉडल, इट एक्सप्लेन ओनली द स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को ये एक्सप्लेन करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन है, अगर देखो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ गई तो उसकी स्पीसीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये तो इसका ये सेकंड ड्रॉबैक बन जाता है। थर्ड क्या कहते हैं, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3D स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर पाया था, इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और सर्कल क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, लेकिन एटम का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, आप ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हो, तो उसका तो 3D स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चल रहे हैं, देखो मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं और ऐसे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशनली है वो। लेकिन इसने तो क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशनल शेप के बारे में इसने बताया, तो 3 डायमेंशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है ये बात? तो ये इसकी ड्रॉबैक बन जाती है। इसके अलावा इसकी ड्रॉबैक और भी क्या है कि ये राइट कर लिया आपने, मैं रेज कर दूं। अच्छा, इसने ना अपनी पूरी थ्योरी के अंदर, भाई साहब ने, बोर ने पूरी थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नेचर माना वो पार्टिकल नेचर के ऊपर बात करता रहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है और पार्टिकल है, ठीक है, वो वेव है ही नहीं। लेकिन जब डी ब्रोए की हाइपोथेसिस की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर, उसका वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है ना, उसका वेव नेचर भी और उसका पार्टिकल नेचर है। लेकिन उसने अपनी सारी, बोर ने तो अपनी सारी थ्योरी के अंदर उसके वेव नेचर का तो जिक्र ही नहीं किया, उसके सिर्फ पार्टिकल नेचर का ही जिक्र किया, तो ये भी उसकी क्या बन गई, ड्रॉबैक बन गई, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, in this model it does not explain, या क्या दूं, in this model it does not account the wave nature of इलेक्ट्रॉन। उसने अपने पूरी थ्योरी के अंदर वेव नेचर का कोई जिक्र ही नहीं किया। It only explain या it only take the particle nature of electron, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, एक इसकी ड्रॉबैक और भी रहती है, राइट कर लिया आपने, हाँ जी कर दो रेस। अच्छा, अब देखिए पूरी की पूरी थ्योरी, अब इसका एक और ड्रॉबैक भी क्या बन जाता है, उसने बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस की ये जो सीरीज मिलती है, ठीक है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस को, ठीक है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ spectral line when it pass from electric and magnetic field, कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हैं, देखो कैसे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लिया आपने, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और बीच में से आपने स्पेक्ट्रल लाइन को पास करवाया, तो
तो क्या देखा गया कि स्पेक्ट्रल लाइन आगे क्या हो रही है, फाइन लाइंस के अंदर और छोटी छोटी लाइंस के अंदर क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। ठीक है, इस इफेक्ट को बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। क्या बोला जाता है, जीमैन इफेक्ट। वो जीमैन इफेक्ट, जीमैन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया बोर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं था, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई साहब ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड, इसी अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन को एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और ये प्लेट ले लेते हैं, नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाया गया, तो वही सेम फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखने को मिला कि एक स्पेक्ट्रल लाइन आगे क्या हो रही है, फाइन छोटी छोटी लाइंस के बीच में, और क्या हो रहा है, उसका स्प्लिशन हो रहा है। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से भी निकाला जाए, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, इस इफेक्ट को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, तो वो इस स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी बोर मॉडल ऑफ एन एटम की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। और नेक्स्ट जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको चैप्टर न्यूक्लियाई की। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।